हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हम सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है, यूपी पुलिस इनकाउंटर नंबर 119, यानी कि यूपी पुलिस का कल 119वां इनकाउंटर था, जिसको फेक इनकाउंटर भी बोला जा रहा है। जो जैसा कि आपको पता होगा कि एक अपराधी था विकास दुबे नाम का, जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से पकड़ा गया था। उसको उज्जैन से यूपी लाया जा रहा था, मतलब उसका जो स्टेट था जहाँ पे उसके खिलाफ कई केस दर्ज थे, वहाँ पे लाया जा रहा था। तो इसी रास्ते में जो है पुलिस को द्वारा ऐसा कहा गया कि डिवाइडर के बीच में एक गाड़ी जो है पलट गई, और पलटने के बाद ये जो है पुलिस वाले के बंदूक छीनकर भाग रहा था। इसी भागने के क्रम में गोली लगी। अब गोली जो है चेस्ट में लगी है, तो गोली आगे तरफ से लगी है ना। और यदि भाग रहा था तो गोली तो पीछे तरफ से लगनी चाहिए थी। तो क्या वो रिवर्स में भाग रहा था? हमको तो पहली बार देख कैसे ही लगा। ठीक है, तो अब जो भी हो, यहाँ पे पुलिस के द्वारा ऐसा कहा गया है, तो इसलिए इस न्यूज़ में था। और आगे फेक है या फिर रियल इनकाउंटर है, लेकिन जो भी है सामने है सबके। नेक्स्ट है डीकपलिंग ट्रेड टाई टू हर्ट बोथ से चाइना इन्वॉय। तो चाइना का जो इन्वॉय है, तो पहले समझिए इन्वॉय क्या होते हैं। तो एक होते हैं एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं। एक हो गया एम्बेसडर। इन्हीं के जूनियर जो होते हैं एम्बेसडर, जैसे दूतावास में जो सबसे हेड होते हैं, जैसे चाइना की तरफ जो सबसे सीनियर पर्सन जो इंडिया में है, तो उनको बोलते हैं एम्बेसडर। ये दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, जो कैपिटल सिटी जहाँ पे उसका एम्बेसी होगा वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जैसे जब कोई कंट्री बड़ा कंट्री होता है, तो अपने सहूलियत के लिए कंट्री क्या करती है, जैसे चाइना जो है इंडिया में बहुत जगह एम्बेसी के अलावा जो है छोटा मोटा ऑफिस भी खोले हुए हैं, ठीक है। जैसे न्यू दिल्ली में तो एम्बेसी है ही, उसके अलावा मुंबई में भी एम्बेसी का एक ब्रांच खोले हुए हैं, कोलकाता में भी है। तो वहाँ के जो हेड होंगे, मतलब कि एम्बेसी के जो ब्रांच है वहाँ के जो हेड होते हैं उनको इन्वॉय बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। तो वही यहाँ पे कहा जाएगा चाइना के जो इन्वॉय हैं वो उनके द्वारा कहा गया है कि, और मेनली जो इन्वॉय रखा जाता है ट्रेड बढ़ाने के लिए रखा जाता है, ट्रेड या फिर टूरिज्म वगैरह बढ़ाने के लिए। जैसे इंडिया एक बड़ा कंट्री है, तो यदि किसी को चाइना का वीज़ा चाहिए तो उसको दिल्ली के एम्बेसी में आना पड़ता है, चाइना के एम्बेसी में। लेकिन ऐसे एक्चुअली अब दूसरे जगह भी रीजनल सेंटर भी बना दिए गए हैं, तो वहाँ पे लोग चले जाएंगे, है ना। तो इससे चाइना का ही फ़ायदा होगा। इंडिया भी कई जगह ऐसा करता है कि जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे तो एम्बेसी रहता है, बाकी दूसरी जगह काउंसलेट ऑफिस बोलते हैं उसको, तो काउंसलेट ऑफिस खोल देता है और वहाँ पे अपना इन्वॉय रहता है। लेकिन छोटे कंट्री में एक ही जगह से काम चला जाता है। तो चाइना के जो इन्वॉय हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो अभी ट्रेड टाई को तोड़ा जा रहा है ना, जैसे चाइना से ये चीज़ नहीं लेंगे, वो चीज़ नहीं लेंगे, ये सब जो किया जा रहा है, इससे दोनों कंट्री को नुकसान होगा, ऐसा कहा गया चाइना के इन्वॉय के द्वारा, ठीक है। तो ये तो बात सही है कि दोनों कंट्री को नुकसान होगा। कजरावल्नी हार्म अदर विदाउट द बेनिफिट टू वन सेल्फ, किसी को भी फायदा नहीं होगा बल्कि ये दोनों को नुकसान ही करेगा, इवेंचुअली हर्ट वन सेल्फ एज वेल, है ना। यहाँ तक कि आपको भी नुकसान करेगा, ऐसा कहा गया है इनके द्वारा। तो ये बात सही है, लेकिन ज़्यादा नुकसान उनको होगा, इसलिए दुख ज़्यादा उनको हो रहा है ना। हम लोग क्या है, हम लोग को तो खरीदना था और बेचना था, हम लोग कहीं भी बेच लेंगे और कहीं से भी खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन उनको उनके हाथ से एक बड़ा सा मार्केट चला जाएगा, इस बात का उनको दुख हो रहा है। आज का कोरोना केस यदि देख लेते हैं, मतलब कि कल आज के न्यूज़पेपर में जो आया है, जो कल का डाटा है, तो इंडिया में 7,93,801 केस जो है अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें इतने लोग रिकवर भी हो गए हैं। तो लगभग 3 लाख केस आप बोल सकते हैं कि अबाउट 3 लाख केस जो है अभी भी यहाँ पे एक्टिव है ना। इसमें यदि माइनस किया जाए ये दोनों को, है ना, जो टोटल केस है उसमें दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 3 लाख से थोड़े से कम आएंगे, आई थिंक 10 या 15 हज़ार कम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यदि डबलिंग रेट की बात किया जाए तो 20.80, यानी कि 20.8 दिन, अभी भी 21 दिन बोल सकते हैं, 21 दिन में केस यहाँ पे डबल हो जा रहा है। महाराष्ट्र की बात किया 2,30,000, दिल्ली में 1,07,000, तमिलनाडु में 1,26,000, इतने केस आ गए हैं। और यदि यहाँ पे फर्टिलिटी रेशियो देखा जाए तो फर्टिलिटी रेशियो अभी 2.72 है, पहले 2.91 था, यानी कि ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 2.91 है। अब 2.72 100 लोग यदि पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसमें 2.72 लोग डेथ कर जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात किया जाए कि यदि पहले 100 टेस्ट होता था उसमें 6.73 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे, आजकल जो ज़्यादा लोग पाए जा रहे हैं। कल 26,000 केस निकला है इंडिया में और 19,000 लोग ठीक हुए हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कहा जाए टाइम एंड वी इंड इम्पोर्ट लैंड्स फॉर सोलर इक्विपमेंट। तो जैसा कि यहाँ पे देखे होंगे आप, इंडिया का एक टारगेट है कि 125 गीगावाट, ठीक है, 125 गीगावाट एनर्जी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से निकालेंगे। कब तक? 2022 तक। रिन्यूएबल यानी कि अक्षय ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, जैसे सन से हो गया, वाटर से हो गया, ठीक है। तो 125 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से निकालेंगे, ऐसा टारगेट है इंडिया का, जिसमें 100 गीगावाट जो है सोलर से निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर चंक रहने वाला है 100 गीगावाट का, ठीक है, सोलर से रहने वाला है। तो उसी क्रम में एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है,
जो अभी जो है, अभी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया में इससे बड़ा भी बन रहा है ना, एशिया का सबसे बड़ा है अभी जो, एशिया का सबसे बड़ा रीवा में ये लगाया गया है। ठीक है, रीवा एक जगह है मध्य प्रदेश में। यदि मध्य प्रदेश को ऐसे आप मान लीजिएगा ना, ऐसे मान लीजिए मध्य प्रदेश कुछ ऐसा है समथिंग ऐसे, तो ये वाला जो कॉर्नर है मध्य प्रदेश का मैप का देखिए तो नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है मध्य प्रदेश का, नॉर्थ ईस्ट इलाका, जैसे मैप हम मध्य प्रदेश का रफली मैप बनाए हैं, तो यहाँ पर जो इलाका है वहाँ पर रीवा पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे यूपी ऊपर में होगा, तो यूपी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का इधर जो जंक्शन बनेगा वहाँ पर रीवा पड़ता है। तो रीवा में 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है जो एशिया का अभी का सबसे बड़ा है। ठीक है, और इससे बड़ा कर्नाटका में बन रहा है, इसलिए आई थिंक इसी साल दिसंबर तक यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसका भी इनॉग्रेशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि टाइम वी इंड इम्पोर्ट है ना, तो हम लोग जैसे कि कहा जा रहा है कि अब हम लोग को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि अभी जो सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं तो उसमें सोलर इक्विपमेंट जो अधिकांशतः होते हैं अभी चाइना से लाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, चाइना वाज टॉप एक्सपोर्टर ऑफ द सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स टू इंडिया बिटवीन 2019-20 अकॉर्डिंग फॉर 775% ऑफ द टोटल इंपोर्ट। यदि सोलर सेल का हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं तो उसका 78% इंपोर्ट चाइना से आ रहा है ना। तो हम लोग तब फिर फ़ायदा क्या हुआ, पहले हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट करा रहे थे, अब लोग बैटरी इंपोर्ट करा रहे हैं, सोलर सेल इंपोर्ट करा रहे हैं, है ना। तो उसका 78%, तो वही कहा जा रहा है कि अब हम लोग को इस पर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और ये काफ़ी अच्छा, मतलब कि पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट है जिसमें जो कॉस्ट आएगा बिजली उत्पादन का, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कम आएगा। मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड जो अभी तक यूज़ किया जा रहा था बांध बना करके या फिर कोयला जला करके, उससे कम अभी जैसे सोलर पावर महंगा पड़ता था ये सब के मुकाबले, लेकिन अब जो ये वाला जो है सस्ता पड़ेगा कि ही प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट 2.97 पर यूनिट, है ना। और इसके बाद ये भी कहा गया कि इतना मात्रा में जो बिजली प्रोड्यूस होगा इसका 24% बिजली जो है दिल्ली मेट्रो को दिया जाएगा, दिल्ली मेट्रो को बेचा जाएगा। तो इसका एक इंस्टीट्यूशनल बोल सकते हैं कि ग्राहक भी है इस पावर प्रोजेक्ट का, कि दिल्ली मेट्रो इसका हमेशा बिजली खरीदेगा, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि पावर सेक्टर में, ठीक है, पावर सेक्टर में हम लोग चाइना से इंपोर्ट को बंद कर दिए है ना। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, यहाँ पे जैसा है कि चाइना से जो भी पावर सेक्टर में हम लोग इंपोर्ट कराते तो बंद कर दिए हैं। तो यानी कि जो सोलर पैनल का इंपोर्ट होता था वहाँ से वो बंद हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा कंप्लीटली सरकारी प्रोजेक्ट था, तो इसमें गवर्नमेंट का ही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के यहाँ पे काम किया है। केंद्र सरकार की तरफ से जो है एक कंपनी जैसे दोनों के मिल के बनाया गया था, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एक कंपनी बनाया गया था जो कि ज्वाइंट वेंचर था मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की कंपनी है और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड राज्य सरकार की कंपनी, दोनों मिल करके एक नया कंपनी बनाई जिसका नाम रखा है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, यानी एक ज्वाइंट वेंचर की कंपनी हो गई। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि आखिर कंपनी बनाने की ज़रूरत क्यों थी। तो जैसे अभी इसमें क्या होगा, दोनों का पैसा लगाया गया, केंद्र और राज्य दोनों का। तो एक्चुअली आप ऐसा समझिए कि इसके लिए एक फंड बना दिया गया और दोनों लोग इस फंड में पैसा दे दिया, इस फंड को एक मालिक बना दिया किसी को, और उसको बोला कि आप अपने हिसाब से पैसा खर्च कीजिए, है ना। तो ये हुआ, केंद्र सरकार ने पैसा इन्वेस्ट की, ये इन्वेस्ट की, दोनों मिलकर के कंपनी बन गया। अब ये कंपनी ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर इस कंपनी का नाम बदल के कोई और पर्पस कर दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल टॉक की बात क्यों आ गई, तो जैसे कहा गया कि भाई द सेंटर वांट टू प्रमोट यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड हिज राजभाषा डिवीजन ऑफिसर फॉर दिस पर्पस। तो जैसे सेंट्रल लैंग्वेज में एक हिंदी राजभाषा डिवीजन है, तो हिंदी को प्रमोट करना चाहती है। तो लोकसभा सचिवालय में जो एक हाउस जो है गूगल ट्रांसलेटर का यूज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, डायरेक्टेड के हाउस कमेटी ब्रांचेज टू यूज गूगल ट्रांसलेशन फॉर ट्रांसलेशन पर्पस। मतलब ट्रांसलेशन करना हो, यदि किसी को किसी की हिंदी में ट्रांसलेट करना हो किसी बात को, या फिर हिंदी में दिया हो तो उसको इंग्लिश में करना हो, तो गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के कटक के एमपी हैं, बीजेडी से आते हैं, बीजेडी यानी बीजू जनता दल से आते हैं। ठीक है, बीजेपी अलग है और बीजेडी अलग है ना, दोनों अलग अलग पार्टी है। इनकी इस पार्टी के हेड है नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के सीएम है और काफ़ी अच्छे नेता भी हैं। और बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, खैर इसको तो सब कुछ जानते होंगे। तो कटक के जो एमपी हैं उनके द्वारा कहा गया कि जैसे हम लोग यदि ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे तो कई बार आप देखते होंगे कि जैसे ये डाटा यहाँ से लीक होता है, कई बार न्यूज़ में आता है, या फिर आप खुद यहाँ पे केयर कर सकते हैं कि आप अमेजोन पे जाके कुछ सर्च कीजिए, है ना, कोई बुक सर्च कीजिए, कोई कपड़ा सर्च कीजिए, और आप यदि फेसबुक चलाएंगे तो आपको देखेंगे कि वही प्रचार आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यदि आप गूगल खोलते हैं तो उस पर जो ऐड आता है या फिर यूट्यूब पे जो ऐड आता है, आप देखेंगे अधिकांशतः वही ऐड आता है जो हम लोग अमेजोन पे सर्च किए हुए हैं। तो क्या होता है, वहाँ से एक तरह से डाटा लीक हो रहा है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं ना, एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से।
तो इनके द्वारा यही पे यहाँ पे कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई किया जाए कि कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि जो गोपनीयता होगी कमेटी की रिपोर्ट की वो कंप्रोमाइज़ होगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि डाटा लीक होता है या फिर वहाँ पे डाटा चोरी होता है। और ख़ास करके यदि डिफेंस कमेटी, एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सब का डाटा यदि लीक होगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगा। और दूसरा इसमें क्या पहला प्रॉब्लम तो होगा कि डाटा लीक हो सकता है गूगल ट्रांसलेटर के यूज करने से। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं होता है, गूगल ट्रांसलेट में एक्यूरेसी नहीं होता है। जैसे आपको हम एक बताते हैं, आप यहाँ पे कीजिएगा स्टील प्लांट, है ना। स्टील प्लांट का हिंदी में क्या, हम लोग हिंदी किताब में DSST का बुक पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, तो वहाँ पे स्टील प्लांट का लिखा रहता है इस्पात संयंत्र, है ना। इस स्टील मतलब इस्पात और संयंत्र, ठीक है, इस्पात संयंत्र। अब गूगल ट्रांसलेट में इसको हिंदी कीजिए तो वहाँ पे लिखता है इस्पात का पौधा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। और भी कई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, है ना। तो जैसे ट्रांसलेशन जो है एक्चुअली वर्ड मीनिंग का नहीं होता, ट्रांसलेशन वहाँ पे भावनाओं का होता है, ठीक है। जैसे तेज है, हिंदी में एक वर्ड है तेज, तो उसको कई तरीके से वहाँ पे लिखते हैं। तेज का इंग्लिश फास्ट भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, शार्प भी होता है। जैसे चाकू तेज है तो हम थोड़े लिखेंगे कि नाइफ इज इंटेलिजेंट, है ना, लिखेंगे नाइफ इज शार्प, तो वो भी तो तेज हो गया ना। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन होता है किसी चीज़ का, वो भावनाओं का होता है, न कि उस वर्ड का होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे, लेकिन गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, वर्ड का ट्रांसलेशन करता है, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट नहीं है, तो कहा जा रहा है कि इसके बदले जो है ट्रांसलेटर की भर्ती कर दिया जाए। इनके द्वारा कहा गया कि एक्सपर्ट की भर्ती कर दिया जाए, ठीक है, नहीं तो फिर जैसा है चलने दिया जाए, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं होता है। ऐसा ही एक हॉल्ट है, ठीक है, बिहार में एक हॉल्ट है जिसका नाम है ओर हॉल्ट। तो यदि उस जगह का नाम ओर है, OR लिखा जाता है, तो उसका हिंदी में भी यदि लिखा जाएगा तो क्योंकि नाम है तो उसका हिंदी तो होगा ओर हॉल्ट, है ना। ऐसे जो भी लिखा होगा, आप गूगल मैप पे इसको दीजिएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है अयस्क हॉल्ट, क्योंकि ओर का हिंदी अयस्क होता है। तो देख सकते हैं किस लेवल का गलती होता है। तो ये गलती कई बार हम देखे हैं गूगल मैप या गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हुए, ठीक है। हम खुद यहाँ पे स्टील प्लांट वाला आप भी सर्च कर सकते गूगल ट्रांसलेटर में, हो सकता है कि अब सुधार गया हो, क्योंकि काफ़ी बार अपडेट आते रहता है। तो स्टील प्लांट का हम भी हिंदी सर्च किया तो हम ही को मिला था इस्पात संयंत्र नहीं, इस्पात का पौधा मिल गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक है सम कुडोज, यानी कुडोज बोलते हैं कांग्रेचुलेसन को, यानी किसी को यदि बधाई दिया जा रहा हो। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आप 2-3 दिन से पढ़ रहे होंगे कि उसको काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। जैसे RJD जो था, फिर कांग्रेस, CPI, TMC, ये सब बहुत सारी पार्टियाँ जो एज में चेंज किया गया था, 65+ किया गया था बैलेट पेपर के लिए, है ना। अभी तक जो बैलेट पेपर के लिए 80+ लोगों को यूज किया जाता था, अभी तक बैलेट पेपर कौन यूज करते थे, 80+ लोग। इंडियन आर्मी या फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल वाले लोग थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब CRPF, ये सब के लोग। उसके अलावा जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जिनको विदेश भेजी है, ठीक है, मतलब भारतीय सरकार जिनको सरकारी काम के लिए विदेश भेजी हुई है, वो लोग जो है पोस्टल बैलेट के सहारे वोट करते थे। अब पोस्टल बैलेट के सहारे वोट होता कैसे था, तो पहले किसी विधानसभा या लोकसभा जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे एक डेट होता है नॉमिनेशन करने का, नामांकन करने का डेट होता है। उसके बाद नामांकन वापस लेने का भी डेट होता है कि यदि आप चाहें तो आप नामांकन करा लिए हैं और उसके बाद आपका मूड बना कि नहीं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो आप वापस ले लीजिए नामांकन, है ना, ताकि सरकार को कम खर्चा हो। तो नामांकन वापस लेने का भी समय होता है। तीसरा, फिर जब नामांकन वापस नहीं लिया जाता है तो जितने कैंडिडेट बच गए उन सबका स्क्रूटनी किया जाता है कि इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया वो सही है या गलत है। जब यहाँ पे लोग सब सक्सेस पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जितने लोग स्क्रूटनी के पास पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, उनके बाद बैलेट पेपर तैयार किया जाता है, नाम तैयार किया जाता है, इस तरीके से सीरियल नंबर, नाम, चुनाव चिन्ह, है ना। तो इस तरीके से तैयार किया जाता है, उसको नेट पे अपलोड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो जनता वोट करना चाहती है पोस्टल बैलेट से, मतलब जो पोस्टल बैलेट यूज करने के काबिल है ना, तो जो उस इलेक्शन कमीशन का जो कहे गए हैं, यदि उस कैटेगरी में आते हैं तो पोस्टल बैलेट को डाउनलोड करके प्रिंट करा के उसमें बस आपको ऐसा टिक कर देना है और उसको मोड़ करके इन्वेलप में करके एक फिक्स्ड एड्रेस पे भेजना है। वो एड्रेस बताया जाता है, हर एक कंस्टिट्यूंसी का अलग अलग होता है। तो इस तरीके से पोस्टल बैलेट से वोट दिया जाता है। तभी तक कौन थे, 80+ लोग, है ना। तब बाकी आर्मी के लोग, फिर इंडियन एम्बेसी में जो लोग हैं भारतीय सरकार की तरफ से जो विदेश में वे लोग। लेकिन अभी क्या किया गया, 80+ वाला जो उम्र है उसको घटा करके बाकी सब सेम रखा गया, 80 को घटा कर सिर्फ 65 कर दिया गया। और कहा गया 80+ को 65 कर। और कोरोना से पीड़ित कोई लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव लोग जो किसी भी एज के हो, ठीक है, मतलब यदि 19 एज के भी है तो भी वो पोस्टल बैलेट से वोट कर सकते, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है। वो यहाँ पे बूथ पे आ नहीं सकते क्योंकि उनके आने से कई लोगों को खतरा होगा, इसलिए ऐसा किया गया। तो जो यहाँ पे लोग थे, पार्टी वाले लोग, 3-4 पार्टी जिसका नाम लिए थे शुरू में हम, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे, है ना।
उनको विरोध कर रहे थे कि 80 से 65 नहीं किया जाए। विरोध का रीज़न उन लोग के द्वारा बताया गया था कि इसके द्वारा बीजेपी को फायदा होगा। अब कैसे फायदा होगा ये थोड़े वो लोग बताएंगे, लेकिन बस ये बोला कि बीजेपी को फायदा होगा। दूसरा रीज़न दिया गया कि इससे जो है जैसे 65+ जो लोग हैं वो अधिकांशतः इलिटरेट है, अशिक्षित हैं, क्योंकि वे लोग इतने साल मतलब पढ़े नहीं है। तो इसमें सरकार का गलती है कि वे लोग अशिक्षित हैं, है ना। अशिक्षित है तो इनके कारण से क्या होगा कि उनको हेल्प लेना पड़ेगा दूसरे लोगों का नेट से डाउनलोड करने में या फिर पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करवाने में। तो जो ये सब काम करेगा, उनका मदद करेगा, वो जान जाए कि आदमी किसको वोट दिया है, तो उसका जो है जो मतलब कि एक गोपनीयता था उस वोट का, वो ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा रीज़न दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को बधाई का पत्र मिला है। अभी एक एनजीओ है हैदराबाद का, इधर कहीं दिया था, हाँ, कि इलेक्शन का रिसीव लेटर फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड एनजीओ, हैदराबाद का एक एनजीओ है, उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन को थैंक किया गया। एनजीओ मेनली सीनियर सिटीजन के लिए वर्क करती है, एनजीओ जो है सीनियर सिटीजन के लिए वर्क करती है, तो इसलिए एनजीओ है चिट्ठी लिख करके इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया है कि आपके इस फैसला से काफ़ी अच्छा होगा। 65+ लोग भी, कई लोग ऐसे होते हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, है ना, या फिर दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं बूथ तक जाने के लिए, तो ऐसे लोग यहाँ पे वोट दे सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 4 माओइस्ट डेड इन वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जो बिहार का, वहाँ पे सशस्त्र सीमा बल के द्वारा 4 माओइस्ट लोगों को मारा गया है। तो हम लोग एसएसबी के बारे में पढ़ लेते हैं, सशस्त्र सीमा बल के बारे में। तो इसका स्थापना हुआ था 1963 में, 1963 में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन स्थापना के समय इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। स्थापना के समय इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, लेकिन 2001 में इसका नाम बदल के एसएसबी कर दिया गया, सशस्त्र सीमा बल। तो एसएसबी तो उस समय भी था, है ना, स्पेशल सर्विस ब्यूरो वो भी एसएसबी ही होता है। लेकिन 1963 में जब इसका स्थापना किया गया था तो उसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। अब इसका नाम है सशस्त्र सीमा बल, और मेनली नेपाल और भूटान वाले बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे WHO से वायरस इन एयर पॉसिबल वाट ना होता, कहा जाए कि WHO की तरह कहा गया कि वायरस जो हवा में भी ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब इसका क्या, जैसे अभी तक था कि छींकने से ट्रांसमिट कर रहा है, हाथ से छूने, हाथ मिलाने से ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन अब कि हवा में तैर रहा है ना, वायरस जो हवा में तैर रहा है, एकदम हवा में 8 घंटे तक यदि कोई छींका तो हवा में रह जाएगा सस्पेंडेड, और एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जा सकता है। मतलब पटना में कोई छींका तो दिल्ली में आदमी वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है, ऐसा कहा गया WHO के द्वारा, है ना, कि 8 घंटा तक वो ट्रैवल कर सकता है हवा में। तो 8 घंटा हो सकता है कि दिल्ली जाने में, पटना से जाने में तो 8 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा हवा को। तो यदि कोई पटना में आदमी छींक दिया है तो दिल्ली में जाकर किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, ये संभावना है। WHO का ऐसा कहना है। तो हालांकि हम इसके कहना को अब सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा शुरू में कहा गया था कि जो कोविड-19 जो है बीमारी है, ये आदमी से आदमी में नहीं फैलता, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन बाद में चला कि उसी से फैल रहा है ना। तो हो सकता है कल और कुछ कह दे, लेकिन पेपर में आया तो हम डिस्कस कर देते हैं कि WHO कल WHO को बताया था कि इसका स्थापना कब हुआ था। पब्लिसाइज इन अपडेट वर्जन ऑफ मार्च 19 साइंटिफिक ब्रीफ। तो मार्च 19 को जो उसके द्वारा दिया गया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि इम्प्लीमेशन फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रिकॉशन रिकमेंडेशन, इट हैज फॉर्मली एक्नॉलेज्ड दैट पॉसिबिलिटी दैट नोवल कोरोना वायरस कैन रिमेन इन द एयर इन द क्राउडेड इंडोर प्लेस। क्या करें, जैसे क्राउडेड इंडोर प्लेस है, इंडोर स्पेस वेयर शॉर्ट रेंज एरोजोल ट्रांसमिशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। द अपडेट कम्स डे आफ्टर अ ग्रुप ऑफ 239 साइंटिस्ट फ्रॉम 32 कंट्रीज। 32 कंट्री से 239 सांसद जो है, सॉरी सांसद नहीं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, 240 वैज्ञानिक चिट्ठी लिखे WHO को कि ऐसा भी हो रहा है, आप इस बात को काहे नहीं मान रहे हैं। तब जाकर WHO इस बात को माना और यहाँ पे दुनिया को बताया। हाउ इज द अपडेटेड ब्रीफ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। तो पुराने वाले से कैसे डिफरेंट है। द WHO हैड अर्लियर सेड दैट एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ SARS-CoV-2 मे बी पॉसिबल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। जैसे कहा गया था पहली बार, पहले जो रूल आया था उसमें बताया कि हवा से फैलता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता, यदि कोई 4-5 फीट तक रहता है तब फैलता है ना। मतलब आदमी कोई आपके सामने छींक रहा है तो आप उससे 4-5 फीट की दूरी पे तब तक फैल सकता है, बल्कि आप 20 फीट की दूरी है तब नहीं फैल सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे अंडेड किट एंड अकर ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसेस जनरेट एरोजोल। द अपडेटेड बिलीव दैट सम आउटब्रेक रिपोर्ट रिलेटेड टू इंडोर क्राउडेड स्पेस विथ पुअरली वेंटिलेटेड सेटिंग है सजेस्टेड दैट पॉसिबिलिटी ऑफ एरोजोल ट्रांसमिशन कंबाइंड विद ड्रॉपलेट ट्रांसमिटर फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग चोर प्रैक्टिस, यानी कि घरेलू काम करते समय, इन रेस्टोरेंट या फिटनेस क्लासेज। मतलब कहीं भी, जैसे कहाँ पर, जहाँ कहीं भी यदि बंद इन्वायरमेंट है वहाँ पे ये 8 घंटे तक, ब्रीफली हम आपको समझा देते हैं पूरा बिना पढ़े हुए, कि कहा गया WHO के द्वारा कि 8 घंटे तक हवा में ये पार्टिकल सस्पेंडेड रह सकता है, पर पार्टिकल ये हवा में ट्रेवल कर सकता है 8 घंटे तक, ठीक है। और उतने देर में कोई भी आएगा तो फिर वहाँ पे इन्फेक्ट कर देगा। नेक्स्ट, व्हाट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन डू वी नीड। तो हम लोग को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सामने वाला यदि 5 फीट की दूरी से रहेगा तो हम लोग को कुछ नहीं होगा।
तो WHO मेंटेन दैट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन नीड टू कंपाइल विथ इवन इन द केस ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन एट ऑल टाइम प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन। तो कहा जा रहा है कि हमेशा हाथ धोते रहना पड़ेगा, हाइजीन डिस्टेंसिंग फ्रॉम अदर्स व्हेन पॉसिबल एंड रेस्पिरेटरी एटिक, अवॉइड क्राउडेड प्लेस का अवॉइड करना है, क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग जैसा तो पहले भी था, एंड कन्फाइंड एंड इनक्लोज स्पेसेस विद प्योर वेंटिलेशन। क्या करें कि जैसे जहाँ पे प्योर वेंटिलेशन की व्यवस्था है वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह नहीं, मतलब हवा जो है बार बार ट्रांसमिट बाहर से फ्रेश हवा नहीं आ रहा है, ऐसा जगह जहाँ से बाहर से फ्रेश हवा नहीं आ रहा और अंदर का जो गर्म हवा बाहर नहीं जा रहा है, ऐसे जगह पे नहीं रहें। तो यानी कि घर में खिड़की वगैरह खोल करके रखें। वियर फैब्रिक मास्क व्हेन इट क्लोज्ड, तो जहरा कहा जाए कि क्लोज एरिया में भी फैब्रिक मास्क पहने। ओवर क्राउडेड स्पेस टू प्रोटेक्ट अदर एंड इंश्योर गुड इन्वायरमेंटल वेंटिलेशन ऑल क्लोज सेटिंग। ठीक है, अब आगे दूसरी न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि व्हाट वर्क्स इन द कोविड ट्रीटमेंट। तो कई लोगों का ये मतलब कि शिकायत रहता है कि जब कोरोना वायरस का दवाई नहीं है तो इतना लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, है ना। मतलब कि आप जो किसी लोगों को समझाइएगा कि बीमारी बड़ा खतरनाक है, बच के रहिए, क्योंकि कई लोग को अभी विश्वास ही नहीं हो रहा कि बीमारी भी है। लोग कहते हैं बस सर्दी खांसी है, ठीक हो जाता है, मर जाता है भी। तो उनको यदि आप समझाइएगा कि बीमारी है तो वो लोग आपसे एक ही बात पूछेंगे कि तो ठीक कैसे आदमी हो रहा है। आपके पास कोई जवाब नहीं रहता है। तो आज हम आपको जवाब देने वाले हैं कि आदमी ठीक कैसे हो रहा है। तो जैसे कह रहा है लाइक अ वेडिंग गेस्ट पाइलिंग फ्रॉम अ बफेट वन देयर प्लेट अंटिल देयर इज नो प्लेस लेफ्ट, डॉक्टर हैव बीन प्रिस्क्राइबिंग फिस्टफुल ऑफ ड्रग्स व्हेन अटेम्प्टिंग टू मैनेज पेशेंट इन द कोविड-19। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे किसी शादी में क्या होता है कि प्लेट लेकर के जो गेस्ट होते हैं, मतलब जो खाने के लिए आते हैं, प्लेट लेकर के हर एक काउंटर पे जाते हैं, भले वो हर चीज़ खाते हो या ना खाते हो, लेकर के फेंक देते हैं, लेकिन वो प्लेट लेकर के हर काउंटर पे जाते हैं, हम हर चीज़ लेंगे, है ना। प्लेट भले उनका एकदम 3 मंजिला कुतुब मीनार बन चुका हो। उसी तरह से डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, काफ़ी ज़्यादा ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया, भले उसे ठीक हो ना हो। बी समराइज बेस्ड ऑन करेंट एविडेंस, तो हाल फिलहाल कुछ एविडेंस के आधार पर इसको समराइज यहाँ पे किया गया। जो सबसे पहला यहाँ पे दवाई हुआ है अजिथ्रोमाइसिन। दिस मस्ट बी मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड एंड मिसयूज्ड एंटीबायोटिक इन दिस पेंडेमिक। तो क्या करें कि सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक करने मतलब कि जो बैक्टीरिया विरोधी है। अजिथ्रोमाइसिन एज विथ ऑल अदर एंटीबायोटिक डजंट वर्क इन वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स आर ओनली वारंटेड इन पेशेंट हैविंग एविडेंस फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एट सम स्पेशलाइज्ड पेशेंट विल हैव द लेटर स्टेज देयर डिजीज। तो कहा जा रहा है कि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है, ठीक है, खास करके इंडिया में और ज़्यादा यूज किया गया है, ये मानते हुए कि हो सकता है कि इससे भी ठीक हो जाए, और कई लोग इसे ठीक भी हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया गया। तो सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड ये एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है ब्लड थिनर। तो हॉस्पिटलाइज्ड कोविड-19 पेशेंट हैविंग ऑब्जर्व्ड टू हैव ए वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ ब्लड क्लॉट। तो ऐसा देखा गया था कि जो जिनको कोविड-19 हो रहा था उनमें ब्लड क्लॉट वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा था, मतलब खून जो है ज़्यादा जम जाता, प्लेटलेट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा था, इसलिए यहाँ पे ब्लड थिनर का यूज़ किया गया था। इसके बारे में आई थिंक 2-3 दिन पहले भी हम डिस्कस किया था ब्लड थिनर के बारे में। तो वही यहाँ पे कहा गया कि दिस इज अकर ग्लोबली कंसिक्वेंस दैट हॉस्पिटलाइज्ड कोविड-19 विल बेनिफिट फ्रॉम ब्लड थिनर इंजेक्टेड डेली जस्ट अंडर देयर स्किन, है ना। जैसे इंसुलिन का जो सुई दिया जाता है, जो मतलब कि शुगर पेशेंट होंगे उनको पता होगा, या फिर जिनके घर में शुगर पेशेंट होंगे उनको पता होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ब्लड थिनर का भी सुई दिया जाता है। दो देयर इज अ साउंड मैकेनिस्ट रीजनिंग रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स आर अवेटेड। क्या कह कि हालांकि अभी भी इसका ट्रायल अवेटेड, लेकिन कई लोगों को ब्लड थिनर दिया गया। नेक्स्ट है BCG एंड अदर एग्जिस्टिंग वैक्सीन। तो BCG का सुई जो बचपन में लगता है कि while the world eagerly wait a new SARS specific vaccine, the use of existing vaccine BCG, polio, MMR vaccine in the hope they will work in inappropriate trials are underway to see if they will boost innate immunity। तो इस तरह के BCG का सुई दिया जा रहा है। हालांकि BCG का सुई ऑलरेडी दिया गया है बर्थ के समय टू ऑल इंडियंस। वी नो दैट BCG ऑलरेडी बीन गिवन एट बर्थ टू ऑल इंडियंस एंड डजंट सीम टू हेल्प कीप आवर केस नंबर लो। विटामिन सी, मोर विटामिन सी में है बिन कंज्यूम्ड एट ऑरेंजेस इज कोविड-19 बिगन इट डजंट वर्क। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि कई लोग जो है विटामिन सी का यूज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे संतरा खा रहे हैं कि संतरा खाने से कोरोना वायरस नहीं पकड़ता है, तो ये भी काम यहाँ पे नहीं करता है। तो ये सब बस अफवाह है। विटामिन डी लार्ज मेटालाइसिस जस्ट रिलीज जैसे विटामिन डी डजंट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोविड-19। जैसे जो लोग कह रहे थे ना कि धूप में जाने से जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी आएगा जून वाला, तो कोरोना वायरस गर्मी से मर जाएगा हीट होकर के। तो उन लोगों का यही कहा गया था कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी से कोरोना वायरस मर जाता है, हालांकि ये भी गलत निकला। नेक्स्ट है फ्लेविपिराविर। तो इसका तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी रहा कि दिस ओरल एंटीवायरल ड्रग विच वाज फास्ट ट्रैक बाय द इंडियन ड्रग कंट्रोल बट इज नॉट अप्रूव्ड इन द EU और US। क्या करें कि इंडियन ड्रग कंट्रोल के द्वारा इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसका अभी क्या बोलते हैं उसको जांच किया जा रहा है ना, अभी ट्रायल फेज में ही है। और
हालांकि मतलब यूरोपियन यूनियन में और यूएस में इसका कोई अभी अप्रूवल नहीं मिला। इट शुड यूज टू रेस्ट्रिक्ट टू माइल्ड और मॉडरेट इन्फेक्शन वाली, माइल्ड से मॉडरेट इन्फेक्शन को ठीक कर देता है, ठीक है। इंडिया में इसका यूज मिल चुका है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट, है ना। वी नाउ हैव कंपेयरिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल लार्ज क्लिनिकल ट्रायल इंक्लूडिंग WHO सॉलिडरिटी एंड UK रिकवरी ट्रायल। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखिए कि दवाई खोजने के लिए, इसके वैक्सीन खोजने के लिए WHO के द्वारा एक सॉलिडिटी ट्रायल चलाया जा रहा है और UK के द्वारा रिकवरी ट्रायल चला रहा है। तो वहाँ पे भी हुआ कि HCQ वर्क नहीं करता है ना, कभी बोला जाता है HCQ वर्क करता है। इवन डोनाल्ड ट्रंप में हैव स्टॉप टेकिंग इट बाय नाउ एंड शुड यू। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप उस समय HCQ को काफ़ी ज़्यादा प्रचार किए थे, है ना। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया से मांगे थे, इंडिया इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद कई देश मांगा था, फिर ब्राज़ील बोला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है काम नहीं करता है, तो ब्राज़ील के बाद WHO बोला कि नहीं HCQ काम नहीं करता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि जब काम नहीं करता तो हम क्यों लें, है ना, मतलब कि जो ले लिया वो उतना लेंगे, अब आगे नहीं लेंगे। फिर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो थे जायर बोल्सोनारो, उनको कोरोना वायरस धर लिया और उनको HCQ से ठीक हो गया, है ना। तो 2 दिन पहले ट्वीट कर कहते हैं कि नहीं HCQ बड़ा बढ़िया दवाई है, इसको सबको खा लेना चाहिए। तो दुनिया कन्फ्यूज में इस दवाई को लेकर के कि HCQ खाए या नहीं खाए, ठीक है। खैर दो राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप और जायर बोल्सोनारो दोनों लगभग एक ही जैसे लगते भी हैं, एक ही विचारधारा के भी हैं, तो वो दोनों को तो खा लिए हैं। आगे के बाद देखा जाए। नेक्स्ट है इवरमेक्टिन। तो हाँ, इवरमेक्टिन इट इज़ एन एंटी पैरासिटिक ड्रग वाइडली प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया एंड पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका दैट ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ वर्म्स। देयर इज नो एविडेंस इट मे बी रोल इन COVID-19, इट शुड नॉट बी यूज्ड। और भी कई दवाई यहाँ पे यूज करें, जैसे देख सकते हैं रेमडेसिविर, ऑस्ट्रेलिया में रेमडेसिविर तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुका है आजकल, ठीक है। तो कई ऐसे दवाई के यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे एक और दवाई था, कल मुंबई में इसका काफ़ी ज़्यादा स्टॉक खत्म हो गया, जिसका नाम था टोकेलिजुमाब। वहाँ पे ये दवा कोई व्हाट्सएप पे मतलब कि एक र्यूमर टाइप का फैला दिया कि इसको खाने से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है। बस क्या था, सब लोग बाइक लेकर निकल गए दवाई की दुकान पे। दिस ड्रग इज एन इंजेक्शन ओरिजिनली यूज इन द पेशेंट विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इज़ वाइडली यूज टू काउंटर द सीवियर इन्फ्लेमेशन दैट अकर्स इन सम COVID-19 पेशेंट। तो कह रहा है कुछ COVID-19 पेशेंट जहाँ सीवियर इन्फ्लेमेशन जिनमें है, वहाँ पे जहाँ पे साइटोकाइन का स्टॉर्म आ रहा है ना, जिन पेशेंट को, तो उनमें ये टोकेलिजुमाब दिया जा रहा है। लेकिन हर किसी को ऐसा नहीं है कि खा लेने से नहीं होगा, ठीक है। किसी किसी पेशेंट पे ठीक कर दे रहा है किसी को। इट इज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड मस्ट देयरफॉर बी यूज्ड विद कॉशन। तो क्या अगर इसके यूज करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता है, इसलिए इसको कॉशन से यूज करना चाहिए। देखिए पूरा समरी हम आपको बताते हैं यहाँ पे। अभी कोरोना वायरस कोई परफेक्ट दवाई है नहीं, ये तो हर कोई पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा है। यदि आप मान रहे हैं कोरोना वायरस को, तब आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन बहुत लोग अगर हम कोरोना वायरस को मान ही रहे हैं, जैसे कोई धर्म है या फिर कोई पर्व है कि हम उसको मान ही नहीं रहे हैं, है ना, और उनके मानने से कोरोना वायरस उनको नहीं धरेगा, ये भी कोई कहाँ पे मतलब कोई प्रूफ तो है नहीं। लेकिन देखिए कोरोना वायरस का अभी तक कोई दवाई तो है नहीं। ये ठीक होता है आदमी के इम्यून सिस्टम से, ठीक है। इम्यून सिस्टम मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर कोई नया वायरस या बैक्टीरिया कोई भी जाता है, कोई भी पैथोजन जाता है या फिर एंटीजन जिसको बोलते हैं, जब वो जाता है तो हमारे बॉडी उसके बदले रिस्पॉन्स करता है। जब कोई नया वायरस आता है तो रिस्पॉन्स करने में उसको थोड़ा देर लगता है। आप ऐसा समझिए कि आपको कोई नया क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई नया टॉपिक दे दिया जाए जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है, तो आप वहाँ पर रिस्पॉन्स करने में थोड़ा देर लगाइए। पहले सोचिए कि इससे रिलेटेड कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, है ना। फिर आपके आसपास जो डाटा या रिसोर्स जो अवेलेबल हो, कोई किताब या फिर कहीं, आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी तरीके से आप समझिए कि जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो कोरोना वायरस का एंटीजन जाता है, तो हमारे बॉडी उसके बदले रिस्पॉन्स करना चाहता है, लेकिन रिस्पॉन्स वो कर नहीं पाता क्योंकि उसके लिए नया होता है। तो लेकिन वो बाद में अपना ट्राई करता है रिस्पॉन्स बनाने का, है ना, उसके खिलाफ जो है एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश करता है। लेकिन यदि किसी आदमी में और कोई बीमारी है, ठीक है, यदि किसी आदमी में और कोई बीमारी है, तो उसका जो बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम है, उसको 2 बीमारी से लड़ना पड़ता है। एक तरफ कोरोना वायरस है, एक तरफ जो पुराना वाला बीमारी है ना। तो इस केस में वो हार जाता है और ऐसे लोगों का डेथ ज़्यादा हो रहा है जिसके पास कोई और बीमारी है। लेकिन जिनके पास कोई और बीमारी नहीं है, तो वो लोग जो है कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। टाइम लग रहा है लेकिन रिकवर कर रहे हैं। अब देखिए, तो जैसे किसी के पास ये दूसरा बीमारी था, तो दूसरे बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई यहाँ पे दे दिया जा रहा है, ताकि जो रिस्पॉन्स है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको एक ही तरफ लड़ना पड़े, 2 फ्रंट वार ना करना पड़े, मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ ना लड़ना पड़े, है ना। तो उसीलिए यहाँ पे किया जा रहा है कि जो दूसरा, जैसे आप देख रहे होंगे कि इस दवाई किसी में फ़ायदा कर रहा है, किसी में नहीं कर। जैसे टोकेलिजुमाब था, किसी में फ़ायदा कर रहा है, रेमडेसिविर है, किसी में फ़ायदा कर रहा है, HCQ जो है फ़ायदा कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है ना। तो WHO भी कन्फ्यूज है कि ये अलाउ करे कि ना करे। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका मतलब यही है, जहाँ तक हमको समझ में आया, कि जैसे 2 फ्रंट वार जो चल रहा है अभी किसी किसी बॉडी में, कि एक तरफ पुराने बीमारी से लड़ रहा है, जैसे किसी आदमी को शुगर है, उससे भी वो लड़ रहा है बेचारा,
और कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो क्या किया जा रहा है पे शुगर के पेशेंट को, मतलब कि जो भी डेट फॉर एग्जाम्पल, तो इसका दवाई पुराना वाला बीमारी का दवाई दे दिया जा रहा है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम वन फ्रंट वार लड़ेगा, अभी एक ही आदमी से लड़ेगा एक ही बीमारी से, तो उसका इम्यून सिस्टम जल्दी रिकवर करेगा, है ना। तो ऑल ओवर क्या बोल सकते हो, समरी यही है। यहाँ पे देख सकते हैं है कि कोविड-19 रेट इन यूएस प्रिजन, यूएस के जेल में कितना ज़्यादा वहाँ पे कोविड-19 का है। तो ये जो ग्राफ है नीचे वाला, ये वहाँ के नॉर्मल पॉपुलेशन जो बाहर खुला घूम रहे हैं, और ये जो ग्राफ है जो जेल में बंद है, तो जेल में बंद है उनमें जो है 5 गुना तेज़ी से, 5.5 गुना वहाँ पे इन्फेक्शन रेट 5.5 टाइम्स है। मतलब बाहर यदि 2 आदमी को हो रहा है तो अंदर में 11 आदमी को हो जा रहा है ना। 5.5 गुना तेज़ी से वहाँ से फैल रहा है यूएस के जेल में। आगे दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो एर्डोगन साइन डिक्री अलाउइंग हाया सोफाया टू बी यूज्ड एज अ मॉस्क। इसको हेजिया सोफिया नहीं पढ़ते, इसको हाया सोफाया पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, पहले एक बिल्डिंग को देखिए, काफ़ी सुंदर बिल्डिंग और काफ़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस है टर्की का, ठीक है। अब इसको बनाया कब गया था, तो इसके लिए थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले इस एरिया में जो टर्की आप देखते हैं, सबसे पहले वहाँ पर रोमन एम्पायर का रूल था, ठीक है, रोमन एम्पायर का रूल था। उसके बाद फिर ओटोमन एम्पायर का रूल आया वहाँ पे, ठीक है। और फिर 1918 के आसपास जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो ओटोमन एम्पायर कंप्लीट डिसमेंटल हो गया, कंप्लीटली ख़त्म हो गया। और वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा या फिर अतातुर्क जिनको बोला जाता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने, या फिर जो पहले वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने, जो मॉडर्न डे टर्की आप देखते हैं, या फिर उनको अतातुर्क भी कहा जाता था, ठीक है। तो हाया सोफाया जो है बनाया गया था 537 साल में, इन ईयर 537 बाय द बाइजेंटीन एम्पेरर जस्टिनियन, ठीक है। बाइजेंटीन एम्पायर था उसके, जस्टिनियन वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च, पहले चर्च था। देखिए क्रिश्चियन 2 तरह के होते हैं, क्रिश्चियन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रोमन कैथोलिक, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, ऐसी समथिंग कहा जाता है उनको। तो उनमें से किसी एक के लिए, जैसे एक के लिए वेटिकन सिटी पवित्र स्थल है, जो भी वेटिकन सिटी आप देखते हैं, और दूसरा उसी के लेवल का, मतलब उसके क्रिश्चियन का दूसरा ब्रांच था, उसके लिए काम करता था ये वाला शहर। जैसे इसके पीछे आप एक शहर आप देख रहा होगा फोटो में, यहाँ पे एक शहर आपको दिख रहा है, ये शहर जो है इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल इस शहर का नाम था। हालांकि अब इसका नाम आई थिंक चेंज हो गया है, कुछ और हो गया है, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपोल था। तो यहाँ पे कह रहा है कि 537 में इसको बनाया गया था बाइजेंटीनियन एम्पायर के द्वारा, और एक क्रिश्चियन चर्च था। इट रिमेंड द चर्च अंटिल 1453, 1453 तक के चर्च रहा। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, व्हेन द ऑटोमन एम्पायर कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपोल एंड सुल्तान महमद सेकंड परफॉर्म फ्राइडे प्रेयर इनसाइड द बिल्डिंग। तो उसके बाद 1453 में जब मुस्लिम लोग ऑटोमन एम्पायर इस पर कब्जा किया, तब इसको जो है मॉस्क बना दिया, ठीक है। 1453 से लेकर मॉस्क रहा। जब ऑटोमन एम्पायर फॉल किया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसको अतातुर्क भी कहा जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो वो थोड़ा सेकुलर नेचर का था, ऊपर से अंग्रेज़ का दबाव भी था, ठीक है। अंग्रेज़ लोग भी ज़्यादातर क्रिश्चियन ही होते, तो उनका दबाव भी था कि आप इस बिल्डिंग को एज अ मॉस्क मत यूज कीजिए, आप एज अ चर्च तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है, मतलब वहाँ पे मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा था। तो कहा कि आप एज अ म्यूजियम इसको बना दीजिए, है ना, आप इसको म्यूजियम बना दीजिए। तो 1919 के आसपास, मतलब कि जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ और अतातुर्क जब पावर में आया, तो उसको म्यूजियम बना दिया 1935 में इसको म्यूजियम बना दिया गया। आप इसके अंदर का, ये जहाँ पे कोई अच्छा सा फोटो नहीं दिया गया, आप इसके अंदर का व्यू देखिएगा। तो अंदर पहले चर्च था, तो अंदर जैसे जो जीसस क्राइस्ट उनका फोटो वगैरह लगा हुआ था, तो अंदर जो है वो सबको हटवा करके कुरान का जो होता है वो सब ऐसे उर्दू में खुदवाया गया था, ये सब समथिंग, ठीक है। और पहले मीनार नहीं था इसमें, 4 आपको मीनार नहीं दिख रहा है ना, तो ये मीनार नहीं था। ऑटोमन एम्पायर जब कब्जा किया उसके बाद आपको मीनार यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो 1935 में इसको बनाया गया म्यूजियम, और अभी तक ये म्यूजियम था। लेकिन जब से अर्डोगन पावर में आए हैं, ठीक है, ये जो तुर्की के प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब अर्डोगन, जब से पावर में आए हैं, तो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स माने जाते हैं, मतलब पुराने विचारधारा के माने जाते हैं। और इसको जो है पहले खोले फ्राइडे के सिर्फ, कि फ्राइडे यहाँ पे मुस्लिम प्रेयर होगा। तो इसके लिए अभी क्रिश्चियन जो मेजोरिटी है, जैसे ग्रीक हो गया, इटली हो गया, वहाँ से काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन फिर से इनके द्वारा कहा गया कि हम इसको अब मॉस्क बनाएंगे। तो मॉस्क बनाएंगे तो इसके लिए जो है एक, मतलब कि अपने ऊपर जिम्मेवारी न लेते हुए क्या किया है कि कोर्ट में किसी के द्वारा पिटीशन दायर करवाए हैं, ठीक है, कि इसको मॉस्क में बदल दिया जाए वापस। कोर्ट जो है मॉस्क के फेवर में फैसला देने वाला है, अभी दिया नहीं है फैसला, आई थिंक 16 को आने वाला है, 16 जुलाई है ना, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद। तो 16 जुलाई को भी कोर्ट का फैसला आना है। लेकिन लोगों का कहना है कि कोर्ट जो है मॉस्क के फेवर में फैसला देगा कि हाँ, इसको जो है म्यूजियम से मॉस्क में बदल दिया जाए, और अर्डोगन यही चाहते हैं। तो देखिए, जैसे अर्डोगन डायरेक्टली कर सकते थे, एक मतलब कि एक पास कर सकते थे अपने संसद में कि इसको मॉस्क बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास अभी मेजोरिटी भी है वहाँ।
लेकिन वो नहीं चाहते कि दुनिया उनको इस तरीके से देखे, दुनिया के सामने वो कहे कि देखो भाई हमने तो नहीं किया, कोर्ट कहा इसलिए हमने कर दिया, है ना। तो बस ऐसा ही वो करना चाहते थे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसको हाया सोफाया पढ़ते हैं और इसका क्या हिस्ट्री था उसके बारे में। तो आप समझ के चलिए कि ये जो है अब आफ्टर 16 लीगल रूप से जो है मॉस्क बन चुका है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट उसी के फेवर में देने वाला, हर लोग का कहना है, जितने जो जियो पॉलिटिक्स समझने वाले लोग हैं उनका एक कहना है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एफडीआई एफपीआई इनफ्लो प्रोपेल फॉरेक्स रिजर्व टू रिकॉर्ड हाई। तो क्या करा है कि एफडीआई और एफपीआई इंडिया में काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, कुछ सालों नहीं, मतलब कुछ दिनों में। तो इसके कारण फॉरेक्स रिजर्व जो पहले कम हो गया था ना, तो आप यहाँ पे कुछ दिन पहले के न्यूज़ डिस्कशन में देखेंगे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था कम हुआ, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि बढ़ के थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ऐसा ग्राफ के हिसाब से, यदि ग्राफ समझ रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन फिर से फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ के ऑल टाइम हाई पे चला गया। ऑल टाइम हाई मतलब कि अभी तक सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है $513.25 बिलियन, $513.25 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व में 4 चीज़ आता है, आप याद रखिए। सबसे पहले तो आता है फॉरेन करेंसी, दूसरा आता है गोल्ड, तीसरा आता है IMF में जो रिजर्व रखा गया, और चौथा SDR। 4 चीज़ आता है। कौन कौन? तो फॉरेन करेंसी, गोल्ड, IMF का रिजर्व और SDR, ठीक है। तो IMF रिजर्व और SDR दोनों अलग अलग चीज़ें, मतलब कि सुनने में एक जैसा लगता है कि IMF में रिजर्व, ठीक है, और SDR भी IMF का ही करेंसी है। SDR को पेपर गोल्ड भी कहते हैं, अभी याद रखिएगा, SDR को पेपर गोल्ड कहते हैं। दोनों के लेकिन थोड़ा अलग अलग चीज़, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप बस अभी इन शॉर्ट ये याद रख लीजिए कि सबसे मतलब कि फॉरेक्स रिजर्व में 4 चीज़ आते हैं। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसमें 4 चीज़ आते हैं, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, SDR और IMF में जो रिजर्व होता है किसी कंट्री का, ये 4 चीज़ आते हैं फॉरेन रिजर्व में। तो इंडिया में जो है अभी टोटल मिलाकर के $513.25 बिलियन हो चुका है, ठीक है। तो ये था आज के न्यूज़ डिस्कशन से। RBI जो है फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन कौन करता है? तो इंडिया में RBI करता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था आज के न्यूज़ डिस्कशन से। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।